अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। तो इसके कुछ मेन फीचर्स, कुछ मेन जो इंसिडेंट्स हैं, कुछ मेन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे 15th सेंचुरी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो 15th सेंचुरी को आज हम पढ़ लेते हैं। 15th सेंचुरी का जो पीरियड था वो यूरोप के लिए एक टोटल अनरेस्ट का टाइम था। ठीक है, टोटल अनरेस्ट था यूरोप में उस टाइम में। यानी कि जब 15th सेंचुरी चल रही थी तो यूरोप का जो मतलब कि पूरा था एक सेटअप था वो टोटल हिला हुआ था, अनरेस्ट था। ठीक है, जेम्स वन जो है किंग था स्कॉटलैंड का, 1406 में उसको कैप्चर कर लिया इंग्लिश आर्मी ने। यानी कि इंग्लिश आर्मी ने उसको कैप्चर कर लिया 18 ईयर्स के। तो 18 ईयर्स के बाद जब वो स्कॉटलैंड में वापस आया 1424 में, तो वो दोबारा थ्रोन में आ गया। तो दोबारा थ्रोन में आने के बाद उसने क्या किया, इसने उन लोगों से बदला लेने का सोचा जिन्होंने उसके खिलाफ मतलब कि एक्ट किया था, उसको रिटेंशन में भेजा था, उसको इम्प्रिजन करवाया था। तो 1437 में उसको मार दिया गया। जो उसके जितने भी उसके थे अगेंस्ट थे, उसके कंस्पिरेटर्स थे, उन्होंने उसको मार डाला। तो उसके बाद आ जाते हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो है वो रिफॉर्मेशन के मतलब कि हीरो आप कह लें। मार्टिन लूथर जो है वो इंग्लिश रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट है यूरोप में चली थी उसके हीरो आप कह लें। उन्होंने इस मूवमेंट को फाउंड किया था, वो इस मूवमेंट के फाउंडर हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम आगे चल के मज़ीद पढ़ेंगे। ये मूवमेंट 1517 में उन्होंने स्टार्ट करवाई थी, रिफॉर्मेशन मूवमेंट। तो इसको स्टार्ट करवाई थी। उसके बाद मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो मार्टिन लूथर थे ना, इन्होंने ये मूवमेंट तब स्टार्ट करवाई थी क्योंकि इन्होंने देखा कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना उसमें काफ़ी इनलीगल वर्क्स हो रहे थे। कुछ इलीगल हरकतों की वजह से उन्होंने ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करवाई थी 1517 में। उसके बाद जी जनाब आ जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये जो सीट थी ग्रीक में और इंग्लैंड में लर्निंग की, उस पर अटैक किया तुर्क्स ने। यानी कि तुर्की जो थे उन्होंने अटैक कर दिया उस पर, लैटिन लर्निंग पर और ग्रीक लर्निंग पर। ठीक है, जो ग्रीक लर्निंग स्कॉलर थे उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर अपने वो उठाकर अपनी जो जितनी भी उनके पास लर्निंग थी ना वो सब उठाई और वहाँ से चले गए। ठीक है, यानी कि तुर्क से निकल गए, तुर्क से निकल गए और रोम में और जो ग्रीक में उनके पास वर्क था लिखा हुआ या उनके जितने भी वर्क थे उन्होंने उनको उठाया वहाँ से और निकल गए। उसके बाद जो हुआ ये इवेंट जो था, ये वाला जो इवेंट था यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल का जो इवेंट था, इसने क्या किया, ये एक ऐसे वाक़े की तरफ हमें लेकर गया, ये एक ऐसे रिवाइवल हुआ लर्निंग का यूरोप में कि जिससे यूरोप में एक न्यू एरा स्टैब्लिश हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो एक कैपिटल था बिजेंटियन एम्पायर का। 100 ईयर वॉर जो थी फ्रांस की और ब्रिटेन की वो भी 1338 में और 1453 में, मतलब इसी टाइम में ये 15th सेंचुरी के ड्यूरिंग ही टेक प्लेस हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आ जाती है वार ऑफ रोजेज। देयर वॉज अ डिस्ट्रैक्टिंग पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विच culminated इन द 30 years स्ट्रगल फॉर द पावर फॉर 1455-1485 तक। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि ये जो वार ऑफ रोजेज थी ना, ये एक डिस्ट्रैक्टिंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थी, यानी कि एक डिस्टर्बिंग चीज़ थी उस टाइम की। जितनी जो स्ट्रगल हो रही थी 1455 से लेके 1485 तक जो स्ट्रगल थी उसको इसने क्या दिया, अरूज दिया, यानी कि उभारा और ज़्यादा अप कर दिया। उसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी ये यॉर्क, हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंसेस्टर के बीच में थी। तो ये स्ट्रगल, हम इस स्ट्रगल को वार ऑफ रोजेस भी कहते हैं क्योंकि जो एक बैच था ना लैंसेस्टर का, वो जो थे वो रेड रोजेस थे, और जो बैच था यॉर्क का वो जो थे वो वाइट रोजेस थे। तो इसी तरह इस वार को जो है वो उनके बैच के अकॉर्डिंग रखा गया। वार कॉल्ड, इसको सिविल वार भी कहा जाता है और वार ऑफ रोजेस भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये थी वार ऑफ रोजेस के बारे में हमने। तो इस वार के दौरान क्या हुआ कि बहुत जो मॉडल मतलब कि वहाँ के लोग थे वो वहाँ के मतलब फ्यूडलिज्म जो थी वो ख़त्म होने को आ गई। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि इसके कंक्लूजन में जो टोडर डायनेस्टी थी वो वहाँ पर आ गई। यानी कि हेनरी 7 से लेके क्वीन एलिजाबेथ तक, यानी कि हेनरी 7 के पीरियड 1485 से लेके क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड 1603 तक, यानी कि एक टोडर डायनेस्टी वहाँ पर आ गई इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में टोडर डायनेस्टी का राज हो गया उस टाइम। तो उसके बाद आ जाती है दोस्तों द जे किड्स रिबलियन। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
जे किड रिबेलियन है क्या? जे किड एक आयरिश मैन था जिसने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी थी मेल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट मेल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1450। इसने क्या किया, इसने बगावत के लिए 15,000 जो लोग थे उनको इकट्ठा किया कि वो लंदन के ख़िलाफ़ हों। तो ये जो इंसरेक्शन थी इसको सप्रेस कर दिया, यानी कि सरपास्ट कर दिया एक आर्म्ड फोर्स ने। तो इसी तरह जो था जैक किड जो था उसको सलेन कर दिया गया, यानी कि कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। ही इज़ लाइक वाट टेलर द लीडर ऑफ द पेजेंट्स रिवोल्ट इन 1381। तो दोस्तों उसको इसके साथ मतलब कि किया गया कि वो भी वाट टेलर की तरह था जो कि लीडर था पेजेंट रिवोल्ट का 1381 में। उसके बाद उस टाइम के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एवरी मैन इज़ अ मोरालिटी प्ले बाय एन एनोनिमस राइटर अपीयर्ड इन 1510। तो दोस्तों उस टाइम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था ना वो एवरी मैन था, ठीक है। एवरी मैन एक मोरालिटी प्ले था, लेकिन इसका जो राइटर है जिसने इसको लिखा है अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, वो कि एनोनिमस ही है, क्योंकि इस पे काफ़ी डिबेट्स हुई थी। काफ़ी जो राइटर्स थे उनको कहा गया कि ये इस राइटर ने लिखा है या इस राइटर ने लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एवरी मैन मोरालिटी प्ले है ये अननोन है, इसका जो राइटर है, यानी कि इसके राइटर का कुछ पता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं मेन फीचर जो हैं प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि उस टाइम में जो विलियम कैक्सटन थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था प्रिंटिंग प्रेस को लंदन के अंदर 1476 में। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए कि 1476 में सबसे पहले जो विलियम कैक्सटन थे उन्होंने लंदन में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने काफ़ी वर्क्स को ट्रांसलेट किया, उनको प्रिंट किया और पब्लिश किया, एक बहुत ज़्यादा बुक्स को पब्लिश किया लंदन डायलैक्ट में, यानी कि लंदन डायलैक्ट में उन्होंने काफ़ी बुक्स को लिखा, ट्रांसलेट किया, पब्लिश किया। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन। उस टाइम में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसको क्या था कि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा वार्स का सामना करना पड़ रहा था उस टाइम की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसको। उसके बाद जो हेनरी 5 थे उन्होंने सक्सीडेड बाय हेनरी 4, उनको सक्सेस जब मिली फ्रांस के अगेंस्ट, तो उन्होंने जब मतलब कि वहाँ पर जब जंग हो रही थी ना बैटल ऑफ एगिनकोर्ट की 1415 में, तो उन्होंने क्या किया, उनको मतलब कि शिकस्त दे दी। तो जब उनको शिकस्त दे दी तो ये खुद थ्रोन में आ गए, नेशनल हीरो बन गए। लेकिन क्या हुआ कि ये बहुत जल्द फोत हो गए, इनकी डेथ 35 एज में हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे, उनकी डेथ के बाद इनका बेटा जो था हेनरी 6 आ गया एज अ किंग आप कह लें। लेकिन क्या हुआ कि अब इतना छोटा सा बच्चा 9th मंथ का वो क्या मतलब कि रूल करेगा, क्या थ्रोन को संभालेगा। तो इसी तरह फ्रांस और इंग्लैंड में जो है हेनरी 6 को एज अ किंग डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड बिकेम द रीजेंट इन फ्रांस एंड ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर ऑफ इन इंग्लैंड एज हेनरी 6 वाज अ बेबी एंड नॉट एबल टू रूल। तो क्या हुआ कि जो अब ये 2 कंट्रीज थी, इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो फ्रांस का जो ड्यूक था वो ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड बन गया, और जो इंग्लैंड का ड्यूक था वो बन गया ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर, क्योंकि जो बेबी था यानी कि जो हेनरी 6 था वो बहुत छोटा था, वो इस काबिल नहीं था कि रूल करता। तो जो बेडफोर्ड था उसको सामना करना पड़ा नेशनलिज्म का। इन फ्रांस हेडेड बाय फ्रेंच पेजेंट गर्ल जॉन ऑफ आर्क, यानी कि इस लड़की ने एक जंग छेड़ दी, ठीक है। तो इस जंग का इसको सामना करना पड़ा बेडफोर्ड को, जो कि फ्रांस का था, ड्यूक था, ठीक है। तो हु सक्सीडेड अ ट्रिम्फ फॉर फ्रेंच आर्मी। तो वो क्या हुआ कि उसकी जो लड़की की जंग थी, या वो जो मतलब कि उसको नेशनलिज्म का एक मतलब आप कह लें मुखालफत का सामना करना पड़ा। तो उस लड़की ने क्या किया, वो जीत गई, वो सक्सीड होगी अपने मकसद में। तो क्या हुआ, इंग्लिश आर्मी ने उस लड़की को कैप्चर किया और उसको जला दिया, ठीक है। उसको जला दिया कि वो एक विच है, यानी कि वो एक मतलब कि जादूगरनी है, या वो विच के तौर पर उसको पकड़ा और उसको जला दिया। तो इसी तरह जब इंग्लिश रूल फिर जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, इंग्लिश रूल जो था वो ख़त्म हो गया 1436 में। और जो फ्रेंच किंग था उसको रीजन मिल गया अपनी कंट्री में, यानी कि जो फ्रेंच था ना किंग, उसको उसके मुल्क में एक रीजन मिल गया, वो मतलब कि थ्रोन में आ गया और वो वहाँ पर रूलिंग करने लगा। इस पीरियड को हम बैरन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि जो WH ऑर्डन है ना, उन्होंने कहा था कि ये पीरियड जो है वो बैरन पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड में कुछ वर्क सामने नहीं आया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा
तनाज़ात रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे थे, तो कुछ भी वर्क जो है वो इस तरह नावल जॉनरा या इस तरह कुछ भी जॉनरा जो है वो रिटन में सामने नहीं आया था, तो इस टाइम पीरियड को बैरन पीरियड भी कहा जाता है। बैलेड जो थी वो मोस्ट फेमिलियर राइटिंग आप कह लें इस टाइम की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन पीरियड का आगाज़ होने लगा, यानी कि बैलेड लिखी जाने लगी, पोइट्री आने लगी, राइटर्स काफ़ी ज़्यादा वर्क करने लगे। जो बैलेड थी वो इस टाइम की मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था 15th सेंचुरी का। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जो बैलेड है वो 15th सेंचुरी की मोस्ट फेमस जॉनरा है। ठीक है, जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड 1394 to 1437 उसने टेल्स इन हिज किंग्स स्क्वायर, उसकी जो बुक है ना किंग्स स्क्वायर, उसमें वो बताता है अपने लव के बारे में फॉर द लेडी जेन पियोपॉट द ड्यूक ऑफ सोमरस्ट डॉटर, यानी कि जो ड्यूक था सोमरस्ट का, उसकी बेटी जेन बियोपॉट के बारे में उसने अपनी बुक में लिखा। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर बताना मेंशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों विलियम डंबर, जो कि बहुत फेमस राइटर थे 15th सेंचुरी के। इनकी डेट ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ बर्थ जहाँ पर आप देख सकते हैं 1465 to 1530। इनकी जो ग्रेसफुल एलिगरिकल पोएम थी ना, द थिसल एंड द रोज़, 1503 में उसको कंपोज किया गया टू कमेमोरेट द मैरिज ऑफ जेम्स 4 ऑफ स्कॉटलैंड एंड मार्गरेट डॉटर ऑफ हेनरी 7 ऑफ इंग्लैंड। यानी कि इस बुक को भी उनकी मतलब आप मैरिज के बारे में इसको कंपोज किया था 1503 में। इसको किसने कंपोज किया था? विलियम डंबर ने दोस्तों इसको कंपोज किया था, और ये बहुत ही फेमस वर्क है, आप इसको नोट कर लें और ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद आ जाते हैं बेस्ट नोन जो उनकी वर्क हम देख लेते हैं डंबर का, जो है डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस। तो ये जो वर्क था ये एक विलियम डंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, इसको भी नोट कर लें। उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर रॉबर्ट बर्टन्स का वर्क दे देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ द मेलनकली। एनाटॉमी ऑफ द मेलनकली जो है वो 1621 में लिखी गई, एंड द कल्ट ऑफ मेलनकली, ये भी इनकी सेकंड बुक थी। ठीक है, राइटर्स वर राइटिंग बुक्स ऑन ह्यूमरल फिजियोलॉजी ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो राइटर्स थे इस पीरियड के दौरान ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में लिख रहे थे। ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 रेनेसांस इन इंग्लैंड स्टार्टेड। तो दोस्तों देखें जैसे जैसे ही वर्क होने लगा था, जैसे जैसे ही 15th सेंचुरी में वर्क स्टार्ट होने लगा था, बैलेड लिखी जाने लगी थी या बाकी जो राइटर्स थे वो काम करना स्टार्ट कर रहे थे, तो इसी के साथ साथ जब जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसका फॉल हुआ तो रेनेसांस जो थी वो इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई। रेनेसांस जो थी वो उसमें क्या हुआ, उसमें मतलब कि आप कह लें कि जन्म लिया कुछ वर्क्स ने, कुछ जॉनरास ने, जिसकी वजह से इस टाइम को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि रेनेसांस के दौरान पोइट्री, ड्रामा, सोनर्स जो थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉनरास थे। इनमें काफ़ी ज़्यादा वर्क आया पोइट्री में, ड्रामा में और सोनर्स में। तो इस तरह इस टाइम का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जॉनरास थे वो ड्रामा, पोइट्री और सोनर्स थे। उसके बाद दोस्तों उस टाइम की मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमनिज़म एंड रिफॉर्मेशन जो थे वो उस टाइम की दो मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स थी, यानी कि ह्यूमनिज़म एंड रिफॉर्मेशन जो थी ये 15th सेंचुरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स थी। तो दोस्तों ह्यूमनिज़म के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमनिज़म। तो दोस्तों ह्यूमनिज़म एक मूवमेंट थी, ये एक कल्चरल मूवमेंट थी, हम इसको इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी कह सकते हैं, जो कि सेकुलर पर ज़्यादा जोर देती थी। इसका जो एम्फसाइज था वो ज़्यादातर सेकुलर मतलब कि राइटिंग्स पर था। तो उस वक्त में क्या हुआ, मज़हब ने टोटली रिप्लेस कर दिया बाकी एजुकेशन को। तो बाकी एजुकेशन को जैसा कि ग्रीक, लैटिन आप कह लें कि इस तरह की जो वर्क थे या जो लैंग्वेजेस थी उसको मतलब कि मज़हब ने डोमिनेट कर दिया, मज़हब ने उनको रिप्लेस कर लिया। तो क्योंकि उस टाइम पर ह्यूमनिज़म था तो ह्यूमनिज़म के दौरान ज़्यादातर फोकस जो था वो सेकुलर पर दिया गया। तो उस टाइम का क्या हुआ, लिटरेचर में ये हुआ कि जो जितने भी राइटर्स थे ह्यूमनिज़म के टाइम के, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया, यानी कि बाकी जो लैंग्वेजेस थी ना उसको छोड़ दिया और अपनी लैंग्वेजेस में लिखना स्टार्ट कर लिया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं रिफॉर्मेशन के बारे में।
रिफॉर्मेशन के बारे में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये एक मूवमेंट थी जो कि 1517 में स्टार्ट हुई थी, जब मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च में कुछ इलीगल वर्क देखे, कुछ इलीगल हरकतें देखी, तो उन्होंने रिफॉर्म करना चाहा, तो उन्होंने ये रिफॉर्मेशन स्टार्ट कर ली। तो दोस्तों जो रिफॉर्मेशन है ये एक रिलीजियस मूवमेंट है, ठीक है। जॉन विस्लिफ जो है उनको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है रिफॉर्मेशन का, जॉन विस्लिफ को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है इसका रिफॉर्मेशन का। तो ये दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट थी उस टाइम की वो थी ह्यूमनिज़्म एंड रिफॉर्मेशन। तो उसके बाद आ जाता है द कास्टल ऑफ परजर्वेंस। ये एक अर्लीस्ट मोरालिटी प्रे था 15 सेंचुरी का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको भी नोट कर लें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में कि 15 सेंचुरी का जो मोस्ट अर्लीस्ट प्ले है उनमें से मतलब आप किसी एक का नाम बताएं तो आप कास्टल ऑफ परजर्वेंस बता सकते हैं, ठीक है। इसको अपने नोटबुक पे आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं पर्सीफोलियो। तो दोस्तों पर्सीफोलियो जो था वो भी 15 सेंचुरी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह लें कि एक चीज़ था, एक मैन्यूस्क्रिप्ट था, यानी कि उस टाइम में एक मैन्यूस्क्रिप्ट आया जिसको फाउंड किया गया, और उसमें उसका मेन पर्पस क्या था, उसमें जितनी भी राइटिंग्स थी ना जो कि हम्फ्री पिट ऑफ शिफनर से बिलोंग करती थी, और जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज थी हमारे बैलेट लिटरेचर की, और जितनी भी बेसिस जो थी चीज़ें वो जो मतलब कि हमारे पास मेन चीज़ें थी ना 17 सेंचुरी से लेके मतलब मिड 17 सेंचुरी तक, जितना भी मतलब कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट आप कह लें उसमें सारा कुछ जो है वो लिखा गया था इस फोलियो में। तो फोलियो आपको पता है, फोलियो एक ऐसी बुक को कहते हैं मतलब कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क को एक मजमूए की फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी ओल्ड वर्क्स थे उनको मतलब कि इकट्ठा करके पब्लिश किया गया। तो उसी में इसी पर्सीफोलियो में जो हमारे आधर हैं थॉमस पर्सी जो कि मोस्ट फेमस राइटर हैं, उनका वर्क रिलिक्विज भी शामिल किया गया, बैलेड, यानी कि इसमें जितनी भी बैलेड्स थी लिटरेचर में वो ऐड की गई इसमें। तो दोस्तों उस वर्क के साथ साथ इसमें 14 सेंचुरी का जो एलिटरेटिव एलिगोरिकल पोएम थी ना उसको भी ऐड किया गया, जो कि जिसका नेम था डेथ एंड लाइफ। डेथ एंड लाइफ को भी उसमें ऐड किया गया पर्सीफोलियो में। तो ये जो डेथ एंड लाइफ थी ये मॉडल थी पायरस द पिलोमैन पे, और जो स्कॉटिश फील्ड पे, ठीक है। ये जो पायरस द पिलोमैन जॉन बनियन ने इसको लिखा था दोस्तों, जॉन बनियन ने इसको लिखा था और ये उसी के वर्क पे मॉडल थी, तो इसको भी उसी पर्सीफोलियो में ऐड किया गया। तो दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं पर्सी सोसाइटी के बारे में। पर्सी सोसाइटी भी एक उसी तरह का फोलियो आप कह सकते हैं। ये इसको फाउंड किया था थॉमस क्रॉकर ने, अलेक्जेंडर डाइस, जेम्स हेलीविल फ्रिपस ने, जॉन पाइन कोलियर ने। दोस्तों इसको 1840 में फाउंड किया गया था, और इसका मेन पर्पस क्या था कि जितने भी ओल्ड वर्क थे, जितनी भी ओल्ड इंग्लिश लिरिक्स थी उनको इकट्ठा करना, और उनको और बैलेट्स जितनी भी थी उनको इकट्ठा करके पब्लिश करना। तो दोस्तों इसको जो पर्सी सोसाइटी एंड पर्सी फोलियो था उनको ये नेम थॉमस पर्सी के ओनर में दिया गया, क्योंकि थॉमस पर्सी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो था वो इनमें ऐड था, तो इसी के नाम पर इनको ओनर में पर्सी सोसाइटी एंड पर्सी फोलियो का नाम दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको 15 सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में काफ़ी कुछ समझ लग गई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।